हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों को साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2021 में आने के ज़्यादा इसका चांस है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल और जो डेरिवेशन हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको मिल सके। तो चलिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो बताने वाला हूं फिजिक्स से है। सारे के सारे फिजिक्स का न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है। कि फर्स्ट नंबर लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः यानी कि 4/3 एवं 3/2 है। अब कह रहे हैं कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, लेकिन जो नीचे मैं बताने वाला हूँ ये सभी 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, तो सबसे ये 2 नंबर वाला पहले इसको तैयार कर लीजिए। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहले वायु के सापेक्ष क्या है? जल है। तो पहले इंडिकेट करना सीखिए। देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले अगर आपको ये मालूम चल जाएगी किस चीज़ का वैल्यू दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल मतलब निकाल सकते हैं आंसर उसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए वायु के सापेक्ष क्या है? जल। तो वायु को ए से डिनोट करते हैं और जल को डब्ल्यू से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या? वायु के सापेक्ष यानी ए, और अपवर्तनांक को एन से डिनोट किया जाता है, और वाटर है ना यानी जल, तो डब्ल्यू से। तो ए एन डब्ल्यू का मान दिया यहाँ पर 4/3, तो लिख लेंगे 4/3। अब इसी तरीके से देखिए लिखा है तथा कांच के अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष किसका है? कांच का है। तो वायु को ए से डिनोट करेंगे और अपवर्तनांक जो होगा एन, और कांच को जी से, यानी ग्लास होता है इसका जी दे देंगे। ठीक है, इसका मान कितना दिया है? 3/2। यहाँ पर 3/2 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 2 चीज दे दिया और पूछा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि जल का कांच के सापेक्ष पूछा है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसके लिए होता है, आपको मैं बता दूं कि जी और एन डब्ल्यू, यानी पूछा है यहाँ पर जल का कांच के सापेक्ष, जल को, यानी कि यहाँ पर देखिए जी पहले कांच है ना, तो जी आ जाएगा, और अपवर्तनांक को एन से, और डब्ल्यू, जी एन डब्ल्यू। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए ए एन डब्ल्यू यानी वायु के सापेक्ष जल, और बटा में होता है ए एन जी यानी वायु के सापेक्ष कांच। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम मान को पुट करेंगे। ए एन डब्ल्यू का मान कितना दिया है इसमें? तो 4/3, यानी कि 4/3 लिख लेते हैं और बड़ा वाला बटा लगाएंगे। ठीक है, ए एन डब्ल्यू यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का, तो 3/2 है, दिया है ना, तो 3/2 लिख लेंगे इसमें। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर 4/3 जैसे वैसे रहेगा, और यहाँ गुणा के रूप में, भाग के रूप में है, तो गुणा के रूप में जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और बटा में 3 आएगा। ठीक है, तो 4 दूनी के 8 और 3 के 9, यानी कि 8/9 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि यदि मिट्टी का तेल, ध्यान दीजिए, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक, 3 चीज ऐसे दिया है, और बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक, यहाँ पर दिया है मिट्टी का तेल का, यहाँ पर दिया अपवर्तनांक, और यहाँ पर तारपीन का दिया है, और तथा यहाँ पर जल का। ठीक है, 3 ठे दे दिया है, और कहा है इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी। 3 ठे दिया है, और तीनों में सबसे जो है प्रकाश की चाल किसमें अधिक चलेगा, वही पूछा है, और बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए कैसे देना है। देखिए, प्रकाश उस माध्यम में तेजी से चलेगा जिसमें उसका अपवर्तनांक सबसे कम है। ध्यान दीजिए, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश क्या करेगा? बहुत तेजी से चलेगा। इन तीनों में से, यहाँ पर देखिए, इन तीनों में से जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है,
जल का जो अपवर्तनांक है यहाँ पर 1.33 है ना, और ये देखिए 1.44 है और 1.47 है और 1.33 है, तो ये जल का हो गया, तो ये सबसे कम है ना। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश ज्यादा मतलब तेजी से चलेगा, इसलिए प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। याद रखिए एक बात कि जिस माध्यम में प्रकाश जिस माध्यम में मतलब उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें समझिए कि प्रकाश बहुत तेजी से गमन करेगा, चलेगा। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांति कोण 45 अंश है। अब देखिए वायु के सापेक्ष किसी भी द्रव्य को ले लीजिए, यानी लिक्विड कोई भी हो सकता है। ठीक है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांति कोण यानी कि सी की वैल्यू दिया है यहाँ पर 45 अंश है। उस द्रव्य का अपवर्तनांक क्या होगा, तो देखिए उसी द्रव्य का जो द्रव्य कोई माने हैं, द्रव्य का अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तनांक पूछा है तो क्या कैसे निकालेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम 2020 में 18, 16, 14, 13, 12 में पूछ चुका है। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वायु के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं। वायु के सापेक्ष ठीक है द्रव्य का अपवर्तनांक, द्रव्य का अपवर्तनांक के लिए क्या होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं 1/sin होता है। ठीक है, 1/sin। अब देखिए यहाँ पर समझिए डिटेल में कि जहां पर सी जो है यहाँ पर क्या है, सापेक्ष द्रव्य का क्रांति कोण है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं सी, जहां द्रव्य के सापेक्ष का क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, इतना आपको मैंने बता दिया। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला पहले मान रखिए 1/sin c। अब देखिए c का वैल्यू दिया है, क्रांतिक कोण कितना है जी 45 अंश क्वेश्चन में, 1/sin 45 अंश लिखिए। अब देखिए 45 अंश का मान कितना होता है, 1/45 अंश का मान होता है sin 45 अंश का 1/√2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक है, केवल इसका यही आंसर होगा। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आया तो आसानी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या लिखा है, देख लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2020 में 19 में 11 में पूछा है। ठीक है, लगातार मतलब 19 से कंटिन्यू कर दिया इसको। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान दीजिए। 4 नंबर की उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, जो फोकस है उसके बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति बताना है तथा प्रकृति बता देना है। ठीक है, को आवश्यक किरण आरेख के द्वारा समझाना है। तो ध्यान दीजिए इसका पहले कैसे लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा, कैसा होता है, वस्तु जो होगी उससे छोटा होगा, सीधा भी होगा और आभासी तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच। देखिए इसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लिए, ये उत्तल दर्पण हो गया और इसको कलाई कर दिए, पॉलिश कर दिए, मान लीजिए पॉलिश हो गया। अब इसके बाद ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, इसमें मुख्य अक्ष खींच लिए। अब देखिए यहाँ पर पोल हो गया, ये ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव कर लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रांति, यहाँ पर देखिए सी कर्वेचर सेंटर यानी वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर वस्तु देखिए दर्पण के पीछे यहाँ पर वस्तु रखे हैं और ए भी जो है वस्तु है। ठीक है, और वस्तु से दो तरह का प्रकाश जाएगा, एक जो जाएगा दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाएगा, और एक जो जाएगा वस्तु से ये दर्पण से होते हुए सीधे जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर, ऐसे यहाँ पर जाएगा। अब देखिए अब इसको आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, यहाँ पर डॉट डॉट करके एक इसको बनाएंगे और यहाँ से आभासी जाएगा। अब जहां पर ये काटेगा ये वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, ऊपर बनेगा मुख्य अक्ष से तो सीधा, अगर नीचे बन गया तो उल्टा बना। ठीक है, तो ऊपर बनेगा तो ए डैश और बी डैश, ये हो गया प्रतिबिंब
ठीक है, ए डैश बी डैश। अब ये हो गया फोकस, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है बोर्ड एग्जाम में अगर कह दे तो, ठीक है। और इसको डिटेल में अगर लिखना हो तो लिख देंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण के पीछे एवी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे वस्तु क्या है, एवी है। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में जो भी लिखे हैं डिटेल में वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर जो कि एक न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देख सकते हैं लिखा है इसमें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है और 17 में भी पूछा है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ध्यान दीजिए, कभी भी जो क्वेश्चन लगाइएगा तो यहाँ पर ध्यान देना। और कौन सा मतलब कि अवतल है और ये क्या है, दर्पण है, ध्यान दीजिए। तो ये अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसमें जो चीज दी आप पहले इंडिकेट कर लीजिए। फोकस दूरी लिख लीजिए, फोकस दूरी, ध्यान दीजिए कि फोकस दूरी जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, एफ का जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस में होता है, -15 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आप देखिए फोकस दूरी हो गया, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी दे रखा है, यानी यू। तो वस्तु की दूरी जो होती है यू लिखते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट किया जाता है। तो यू इज इक्वल टू अवतल दर्पण हो या उत्तल, जो होता है वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है, तो -30 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पर हिंदी में, कोई बात नहीं। चलिए 30 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ओ, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लंबाई, यानी वस्तु की जो लंबाई है वो कितना है, यहाँ पर लिख दें, लंबाई को ओ से डिनोट करेंगे, ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई है, 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अब बस 3 ही ठो दिया है, इसमें लंबाई की एक वस्तु रखी है, ठीक। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कह दे तो समझ लीजिए कि भी का मान निकालना है। और आकार प्रकृति बताइए इसमें, यानी कि आकार भी पूछा है, तो सबसे पहले इसमें हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, यानी कि v की मान हमें निकालना है। इसके बाद v के बाद जब निकल जाएगा तो इसमें हमें i भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर i की भी वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले v जब तक नहीं निकलेगा तब तक i भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले v निकालिएगा। तो इसके लिए दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है, दर्पण का सूत्र, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1/f का मान दिया इसमें -15, मान को रखने हैं, -15 इक्वल टू 1/v की मान निकालना है, 1/v लिख दीजिए, प्लस 1/u का मान कितना है, तो -30, तो -30 कर लिए इसको। अब देखिए यहाँ पर 1/-15 बराबर 1/v, और प्लस में माइनस से गुणा होगा तो -1/30 हो गया। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, v को ऐसे ही रहने देते हैं, तो 1/v हो जाएगा, और ये क्या होगा, तो इस साइड में आएगा तो 1/30 और माइनस में 1/15, ठीक है। अब दोनों का लसा लीजिए, 30 का 15 का, तो कितना होगा, 30 ही होगा। तो 30 से कम है 30, यानी एक बार -15 दूनी के 30, यानी कि -2। तो यहाँ पर -2 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर -1 और बटे में 30, ठीक है। इतना आ गया। ये अब भी बराबर करेंगे तो ये आएगा 30 ऊपर चला जाएगा और बटे में -1, यानी ये हो जाएगा सीधे -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया v की मान, आ गया v का मान। अब i के मान निकालना है ना, तो i के मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो होता है आवर्धन I/o, ठीक है। अब बराबर होता है -u v और बटा में u, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब मान रखते हैं, i का मान हमें मालूम है कि नहीं निकालना है, i ऐसे ही रहेगा। o का मान मालूम है 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 अब बराबर, ये देखिए माइनस यहाँ पर v है, तो -v का मान कितना है, -30, और बटा में u का मान कितना है, -30 दिया है ना। अभी 30 निकाले हैं और वस्तु की दूरी भी 30 दिया है, दोनों रख लिए, एक बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 रख रहे हैं, o का मान दिया है ना 2 रख लिए। अब 3 गुणा कीजिए, i इक्वल टू क्या होगा,
ये एक में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस कितना आएगा, यानी कि डायरेक्ट ही -2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आई, ठीक है। तो ये आई भी निकालिए और यहाँ पर भी निकाले। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम का लिंक नीचे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइए।